हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी आपका एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो गया है और जो आपका टियर 1 का एग्ज़ाम है वो टोटल 21 शिफ्ट्स में होना है। तो और उसकी जो 3 शिफ्ट हैं वो हो चुकी हैं। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 13 अगस्त में शिफ्ट 3 में। तो मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी जो हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जो आने वाले शिफ्ट हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेरा एग्ज़ाम था 3rd शिफ्ट में। तो उसका जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो होता है 1:30 से 2:30 बजे के बीच में। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप 1:30 बजे से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएं ताकि आपको टाइम पे एंट्री मिल पाए। बिकॉज़ मुझे आने के बाद ये पता चला कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो 2:30 बजे के बाद भी आए थे लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली थी। तो आप क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं तो कोशिश करें कि आपका जो टाइम स्लॉट है इससे पहले ही आप वहाँ पे पहुँच जाएं और एंट्री आपको मिल जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको जो कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म है वो ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि वो वहाँ पर मांगा जा रहा है। और इसके अलावा जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जा रहे हैं वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, उसकी कलर्ड फ़ोटोकॉपी भी वैलिड नहीं होगी। तो जो आपका आइडेंटिटी कार्ड आप लेके जाएं वो ओरिजिनल होना चाहिए। और उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो आपके एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होगी उससे मैच होना चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिन लोगों के पहले आधार कार्ड बन गए थे उसमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा गया है, तो ये वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ आपके जो आईडी प्रूफ होगा उसमें होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपको 2 से 3 फ़ोटोग्राफ भी लेके जाना होगा। ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे लेके जानी होंगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बात करूँ तो जिसके कारण मतलब मेरा एग्ज़ाम है वो कुछ तरीके से इफ़ेक्ट हुआ, वो था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। अब जो लोग एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं तो आपके पास एक ऐसी शीट दी जाती है जिसमें यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं। ठीक है, उनके फ़ोटो लगे हुए होते हैं और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होता है। और यहाँ पे आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, जो कि आपको एक इंक पैड दिया जाता है, उसमें लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लेके वो आपको यहाँ पे लगाना होता है। ये आपने लगा दिया। इसके बाद आपको अलग से एक कमीशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगाना होता है। और जो इसकी बैक साइड होता है उसमें एक अलग से टेक्स्ट आपको आता है, वो लिखना रहता है। अब इस बार मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे आपने लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपने लिया, ये इंक पैड पे आपने लगाया और उसके बाद आपने एडमिशन सर्टिफिकेट पे लगा दिया। अब उससे क्या होता है, जो अब बाद में जो फिंगरप्रिंट आपका लिया जाता है ना, तो वो फिंगरप्रिंट कैच करने वाली जो मशीन होती है वो इंक के कारण उसको अच्छे से कैच नहीं कर पा रही है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन दोनों जगह लगा दें, उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप जो आपका लेफ़्ट थंब रहेगा उसको सैनिटाइज़र से अच्छे से क्लीन कर लें। तो कोशिश आपको ये करना है कि सैनिटाइज़र आप ध्यान से लेके जाएं। क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं अराउंड मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और उसके बीच में क्या हुआ, वो लोग एकदम से आ गए। क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले से नहीं पता थी कि एग्ज़ाम के बीच में भी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। अब मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और बीच में वो लोग आ गए कि इसको छोड़ो और अंगूठा यहाँ पर लगाओ। अब मैं अंगूठा वहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन ये इंक पैड से लगाया था, तो वो जो मशीन थी वो मेरा लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन कैच ही नहीं कर रही थी। अब अराउंड 3 से 4 बार मैंने वो लगाया तो वो कैच नहीं कर रहा था। अब इसके बाद उन लोगों को मेरे ऊपर जो मतलब डाउट हुआ थोड़ा सा कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो मैंने उनको दिखाया कि ये देखिए ये ब्लैक हो रहा है पूरा। फिर इसके बाद मैंने उसको सैनिटाइज़र से क्लीन किया और उसके बाद मैंने लगाया, उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर दोबारा मैंने क्लीन किया तो आप मानिए अराउंड 3 बार मैंने मेरा जो ये थंब था इसको क्लीन करा। उसके बाद जो मेरा इम्प्रेशन था वो मशीन ने कैच करा और इसके बाद मेरे से मास्क और जो मेरा चश्मा था वो निकलवा के स्क्रीन के साथ फ़ोटो भी क्लिक करवाया गया। तो इन सब चीज़ों में मेरे आप मानिए अराउंड 3 से 4 मिनट जो थे वेस्ट हो गए। अब जो 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है आप खुद सोचिए उसमें 3 से 4 मिनट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यही एक कारण रहा कि लास्ट में मेरे जो मैथ्स के अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन थे जो बच गए थे, जिनमें मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय था, जिनमें मैंने थोड़े से कैलकुलेटेड गेस लगाया। अदरवाइज़ मैं उनको भी प्रॉपर्ली सॉल्व करके अच्छे से लगाता। तो आप मानिए कि अराउंड अगर ये सब नहीं होता है तो मुझे 5 से 6 मार्क्स का जो है लॉस वो हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम किस तरीके का था। बिकॉज ये वाला जो है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि
अदरवाइज़ एग्ज़ाम के टाइम पर आपका कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। तो एग्ज़ाम था 3 से 4 के बीच में, तो 3 बजे एग्ज़ाम शुरू हो गया था। सबसे पहले मैं आपको पेपर का लेवल बता देता हूँ। पेपर का लेवल मॉडरेट मैं कहूँगा, मॉडरेट टू हाई की था, ईजी तो नहीं था पेपर। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें आप मानिए 20 से 21 क्वेश्चन तो आप ईज़िली कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3 से 4 क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं वो आप मानिए PQRS के जो दोनों क्वेश्चन थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, ठीक है। इसके बाद जो क्लोज टेस्ट थे उसमें 1 से 2 क्वेश्चन थे ट्रिकी, और एक आध शायद कुछ एरर का क्वेश्चन था तो वो ट्रिकी था। तो टोटल आप मानिए कि 25 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन तो ईज़िली कर लेंगे, बाकी के जो 5 क्वेश्चन होंगे उनमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इंग्लिश के बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में अगर आप ध्यान रखें कि अभी TCS के आने के बाद लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो रीजनिंग सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है। मैं अगर टोटल बताऊं तो मुझे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में आप मानिए अराउंड 17 से 18 मिनट का समय लगा, क्योंकि रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा था। एंड रीजनिंग को मैंने हमेशा मेरा प्लस पॉइंट माना है, तो पहले मैंने जो पेपर मेरा शुरू किया था वो रीजनिंग से शुरू किया था। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप अपना एग्ज़ाम बेस्ट तरीके से देना चाहते हैं तो आपको ये सोच के जाना है कि आपका जो एग्ज़ाम लेवल होगा वो सबसे डिफ़िकल्ट होगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। मैं घर से ये सोच के गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट आने वाला है, तो मुझे उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड पहले से रहना होगा कि जितने अटैम्प्ट्स हो रहे हैं उतने में मैं खुश रहूँगा, मैं फालतू के तुक्के नहीं लगाऊँगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना होगा, बिकॉज एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर आपके अटैम्प्ट्स कम होते हैं तो आप प्रेशर में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कैलकुलेटेड गेस ना करके जो भी मुझे लग रहा है सही मैं उस पर लगा दूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डिफ़िकल्ट पेपर के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना रहेगा, और जितने अटैम्प्ट्स हो रहे हैं उसमें आपको खुश रहना रहेगा, बिकॉज अगर आप फालतू के गैस लगाएंगे तो हो सकता है आप नेगेटिव मार्किंग में पीछे हो जाएं, ठीक है। अब रीजनिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 25 क्वेश्चन में से जो 15 क्वेश्चन थे वो आप ईजिली कर सकते हैं। रीजनिंग में अराउंड 10 क्वेश्चन मैं बहुत ट्रिकी कहूँगा, जिसमें आपका समय काफ़ी जाएगा, बिकॉज स्पेशली जो नॉन वर्बल रीजनिंग वाले जो आ रहे हैं ना क्वेश्चन, वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनमें आपको सॉल्व करने में समय लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको रीजनिंग में अराउंड 15 से ज़्यादा मिनट का समय लग सकता है, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना रहेगा, ठीक है। अब मैं बताऊं कि रीजनिंग के मैंने पूरे 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, बिकॉज रीजनिंग में मेरा थोड़ा सा अच्छी पकड़ है। अब रीजनिंग के बाद हम आते हैं क्वांट में। क्वांट में अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर काफ़ी कैलकुलेटिव आ रहा है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब कैलकुलेटिव कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो शिफ्ट थी उसमें एक DI थी, उसमें क्या था ये है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ दी गई हैं, शायद ये था ईयर का था 2016-17, और यहाँ पे 4 वैल्यूज़ थी, तो उसमें आपसे ये पूछा गया था 4 या 5 वैल्यूज़ थी। तो जैसे ये हो गया 16 का और ये हो गया 17 का। अब 16 से 17 में मेरे से ये पूछा गया था कि परसेंटेज चेंज होना चाहिए x% का, ठीक है, और जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 से लेकर 30% के बीच में, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जो यहाँ पे पूरी वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपको मैनुअली सॉल्व करना ही रहेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके आपका जो आंसर निकल के आएगा। फिर वो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू 25 से 30% के बीच में होनी चाहिए, और जो यहाँ पे वैल्यूज़ थी वो भी काफ़ी क्लोज थी, तो इसलिए आपको एक एक चीज़ मैनुअली चेक करनी ही पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में मुझे आप मानिए अराउंड 2 से 3 मिनट का समय लगा था। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको 2 से 3 मिनट का समय भी लगेगा, और कुछ क्वेश्चंस विदिन आप 30 सेकेंड्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स के अगर मैं 25 क्वेश्चन की बात करूं तो 25 क्वेश्चन में से आप मानिए कि 15 क्वेश्चन तो आप अराउंड 30 से 45 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उनमें आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लग सकता है, कुछ क्वेश्चन में आपको 2 मिनट का समय भी लग सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से तैयार रहना रहेगा कि अगर आपके पास 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से पूरे क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। अगर आप 15 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, और बाकी बचे हुए जो 10 क्वेश्चन होंगे उनमें भी अगर आप अच्छे से टाइम लगाते हैं तो उनको भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये टाइम आप कहाँ पे बचाएंगे, जो रीजनिंग में जैसे आप देखें, रीजनिंग में आपको अराउंड आप मानिए 15 से 16 मिनट का समय लग सकता है, ठीक है।
इंग्लिश का सेक्शन मैक्सिमम आप मानिए 5 से 6 मिनट में कर सकते हैं, या फिर क्योंकि मेरा जो है इंग्लिश का सेक्शन वो 5 मिनट में हो गया था। किसी आप अगर मतलब एवरेज एस्पिरेंट की बात करें तो 6 से 7 मिनट का समय लग सकता है। तो 15 और 6 21 मिनट ये हो गए। 21 मिनट के बाद आपके 4 मिनट आपने निकाल लिए जीएस के। तो टोटल आप मानिए कि 25 मिनट में आप जीके, इंग्लिश और रीजनिंग कर सकते हैं। तो बाकी मैथ्स के लिए आपके यहाँ पे 35 मिनट बचेंगे। 35 में से भी अगर आप मान के चलें, अगर आप 30 मिनट मैथ्स को देते हैं तो 30 मिनट में आप अराउंड 20 से 21 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको पहले से तैयार रहना रहेगा। तो स्ट्रैटेजी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। मतलब मेरी जो थी स्ट्रैटेजी, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पेपर अटेम्प्ट कैसे करा था। मैंने जो मेरे पेपर की शुरुआत करी थी वो करी थी रीजनिंग से। रीजनिंग में आप मानिए शुरू के जो मैंने 20 क्वेश्चन देखे उसमें से मैंने 15 क्वेश्चन ईजिली बना लिए थे, और आखिरी क्या आई गेस इसमें इतने में 10 मिनट हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग के 5 और 5 10 क्वेश्चन बचे हुए थे। अब क्योंकि जो पिछले 2-3 जो थे क्वेश्चन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे, तो मैंने सोचा कि रीजनिंग में अब टफ़ क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे मैंने रीजनिंग को छोड़ा। अब मैंने स्विच करा मैथ्स पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे 10 से 11 मिनट का समय हो गया था। मैथ्स में स्विच करने के बाद मैंने देखा कि जो शुरू के मैंने 5 क्वेश्चन देखे उसमें मैं अराउंड 5 मिनट लगा गया था, और मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, क्योंकि शुरू के 5 में आप मानिए 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी थे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने मतलब थोड़ा सा पैनिक होना शुरू हो गया था। फिर मैंने कहा रिलैक्स हुआ थोड़ा सा। उसके बाद मैंने 5 क्वेश्चन के बाद मैथ्स के और क्वेश्चंस देखे, तो उसमें आप मानिए 5 से लेके मैं 20 तक गया। उसमें मेरे अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन जो थे मैथ्स के सॉल्व हो गए थे, और इसमें मेरा अराउंड 25 मिनट का समय चला गया था। अब मैंने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स देखे तो मुझे लगा कि अटैम्प्ट्स कम हैं, तो पहले मुझे इंग्लिश पे जाना चाहिए। इंग्लिश को मैं एक बार क्लियर कर दूं तो थोड़ा मेंटली रिलैक्सिंग थिंग होगी। उसके बाद मैं मैथ्स पे आके दोबारा मैथ्स कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं इंग्लिश पे गया। इंग्लिश में आप मानिए अराउंड 5 मिनट के अंदर मेरे 23 क्वेश्चन हो गए थे, और आखिरी के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने 1 मिनट का समय और लिया, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर लिए। इस तरीके से जो इंग्लिश थी वो मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कर ली थी। अब मैं इंग्लिश करने के बाद मैं आया जीएस सेक्शन पे। जीएस सेक्शन में आप मानिए जीएस सेक्शन काफ़ी अच्छे लेवल का लगा मुझे। 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर लिए थे मैंने, और इसके बाद अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेटेड गेस मैंने लगाए। तो इस तरीके से इंग्लिश और जीएस मैंने मिला के टोटल 10 मिनट में इंग्लिश और जीएस को ख़त्म कर दिया था। अब मेरे पास आप मानिए अराउंड 25 मिनट का समय बचा था, और मुझे मैथ्स के अराउंड 15 क्वेश्चन करने थे, और रीजनिंग के अराउंड 10 क्वेश्चन करने थे। तो 25 मिनट में मेरे पास सिर्फ 25 क्वेश्चन बचे थे। ये चीज़ मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये रिलैक्सिंग थिंग है, क्योंकि जो रीजनिंग के थे क्वेश्चन बचे हुए बाकी के 10 क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पीछे इतने सारे जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए थे। जो बाकी के जो रीजनिंग के बचे हुए 10 क्वेश्चन थे वो मैंने 6 से 7 मिनट में सॉल्व कर लिए। अब मेरे पास आप मानिए कि मैथ्स के अराउंड 15 क्वेश्चन बचे थे, और मेरे पास 17 से 18 मिनट का समय था। 15 या फिर आई गेस 10 या 12 क्वेश्चन ही बचे थे। मेरे पास लास्ट में 17 या 18 मिनट का समय था। तो आप मानिए कि यही वो टाइम था जब मेरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ। इसमें आप मानिए मेरे अराउंड 3 से 4 मिनट का जो है समय वो चला गया था। तो वो एक काफ़ी मतलब डीमोटिवेटिंग थिंग थी। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वेरिफिकेशन ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, तो वो सब सोचते हुए बट फाइनली बायोमेट्रिक जो था वेरिफिकेशन वो हो गया था, ठीक है। अब मैं आप मानिए कि अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो जैसे तैसे मैंने सारे सॉल्व कर लिए थे। अब मैं आपको कुछ जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मेरी शिफ्ट में थे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। थोड़ी सी हेडिंग बना रखी है मैंने। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि x - 1/x की जो थी वैल्यू वो थी 1, और आपसे पूछा गया था x⁸ प्लस 1/x⁸। अब ये कैसे करेंगे आप, पहले आप स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे 2, तो आएगा आपका x² प्लस 1/x² आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 + 2 3, ठीक है। फिर x² का आप करेंगे स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 - 2 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x⁴
प्लस 1/x⁴, यह है आपके पास 7। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यह आएगा x⁸ प्लस 1/x⁸, ये होगा 7 का स्क्वायर 49 - 2 47। तो इस तरीके से आप मतलब ये वाला जो है क्वेश्चन, इसको अगर आप चाहें तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप मानिए अराउंड मेरी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो थे ट्रिग्नोमेट्री के। और अगर आप अपने एग्जामिनेशन में टेबल का यूज़ कर लेते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप मानिए मुझे अराउंड ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाने में 30 सेकंड का समय लगा, लेकिन इन 30 सेकंड के चक्कर में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे वो मैंने पूरे सॉल्व कर लिए। बिकॉज थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आप पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज एक क्वेश्चन आप देखें तो मेरी शिफ्ट में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, जो मैं आपको बताऊं कि आपको दिया गया था tan 45 - a/tan 45 + a, ठीक है, ये था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया था माइनस का टर्म, और यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ थी। साइन 69 था, और आई गेस साइन 69 था, और मतलब कॉस 21 था। इस तरीके से काफ़ी टर्म्स यहाँ पे दी गई थी। तो अगर आप इसमें ध्यान देते हैं कि 69 और 21 अगर ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है तो इसको आप 45 और इसको 45 मान के भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है तो आप इसमें या तो 30-60 रख लीजिए या 45-45 रख लीजिए। उस टाइप का तरीका लगा के भी आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, जो बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन थे उनमें डायरेक्टली आप थीटा की वैल्यू 30, 45 और 60 रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई ट्रिग्नोमेट्री की बात। अब अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन जो था मेरी शिफ्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग था, वो था क्यूब से। उसमें ये था कि ये है क्यूब, इसको आपने 27 इक्वल क्यूब्स में है काट दिया। अब आपसे ये पूछा गया था कि इसमें कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिसकी सिर्फ एक साइड पेंटेड है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं, एक कट आपने यहाँ से लगाया, एक कट आपने यहाँ से लगाया, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया, ठीक है। तो और ये हो गया। अब इसमें आप देखते हैं जो ये वाला क्यूब निकलेगा, इसकी 3 साइड पेंटेड निकलेंगी, इसकी 3 साइड निकलेंगी, इसकी 3 साइड निकलेंगी, ठीक है। और ये वाला जो होगा ऊपर वाला, इसकी 2 साइड पेंटेड निकलेंगी। तो टोटल आपका ये वाला फेस अगर आप देखें तो जो ये सिर्फ बीच वाला क्यूब होगा, ये एक ऐसा क्यूब निकलेगा जिसकी सिर्फ एक साइड पेंटेड निकल के आएगी। तो इसका आंसर होगा 6, ठीक है। इस तरीके से भी आपको कुछ अलग अलग चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिकॉज वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, कि आपको एक सर्कुलर फील्ड दी गई है, ये इसका एरिया है 12474, ठीक है। अब इसके बाहर उन्होंने एक सर्कुलर गार्डन बना, एक पाथ बनाया है जिसका जो है ये विड्थ है 3.5। अब आपको ये जो पाथ है इसका एरिया निकालना था, और जो ऑप्शंस थे वो भी काफ़ी ट्रिकी ऑप्शंस थे। उसमें मतलब जो ऑप्शंस थे वो सारे 11 से डिविजिबल हो रहे थे। तो इसमें आप मतलब ये जो ट्रिक होती है वो भी नहीं लगा सकते, इसको आपको मैनुअली सॉल्व भी करना था। जैसे सॉल्व कैसे करेंगे आप, 12474 = πr²। तो ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा × 7/22। तो ये सॉल्व करने पे r की वैल्यू आ रही थी 63। अब आप जो एक सेकेंड बचा हुआ है क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व करेंगे, πr² मतलब 63 + 3.5 मतलब 66.5 का स्क्वायर, एक सेकेंड -63 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आएगा आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो कोशिश करिए आप कि इनको लास्ट के लिए छोड़ दें। और एक जो मैंने जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ऑप्शन की मदद से करा। मैं आपको बताऊं कि एक सिंपल इंटरेस्ट का था क्वेश्चन, उसमें एक ये है प्रिंसिपल, ठीक है। इसको आपने 2 बार दिया सिंपल इंटरेस्ट पे, एक बार इंटरेस्ट परसेंट है 6, एक बार है 10। और जो 6% था वो था x + 2 ईयर्स के लिए, और जो 10% था वो था x ईयर्स के लिए, ठीक है। और आपको जो अमाउंट था, फाइनल अमाउंट वो दिया गया था
आपसे पूछा था कि जो आपका प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा। अब मैंने एक चीज़ इसमें ये देखी, जो आपका अमाउंट था वो था 17 का मल्टीपल। अब मैंने प्रिंसिपल में देखा कि 17 का मल्टीपल क्या हो सकता है इसमें, तो आप मानिए सिर्फ एक ऑप्शन था जो 17 का मल्टीपल था, वो मैंने लगा दिया। मैंने उसको चेक करने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि अगर मैं उसको चेक भी करता तो यहाँ पे मैं उसको 6% से चेक करता, यहाँ पे 10% से चेक करता, लेकिन मैं यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालता। तो ये काफ़ी एक टिपिकल क्वेश्चन हो रहा था, तो वो इसको मैंने आप मानिए प्योरली ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर लिया। और मैं अगर आपको बताऊँ तो एक और जो क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी मुझे लगा वो ये था कि 30A68B, ये एक नंबर है आपका जो कि 11 से डिविजिबल है। अब आपसे इसमें दो कंडीशन क्या दी गई थी, A बड़ा है B से और आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी थी B की। तो इस क्वेश्चन में आप मानिए मुझे 2 से 3 मिनट का समय लगा था, लेकिन फाइनली मैंने इसको सॉल्व कर लिया था। और आप लोगों से ये कहूँगा कि आप इसको सॉल्व करिए और जो B की वैल्यू हो सकती है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा। और इसके बाद ठीक है हाँ, बाकी तो पेपर मैं कहूँगा कि काफ़ी मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल का ही है, तो आप कोशिश करिए कि जितना आप काम रह के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं काम रहिए। और आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मैंने आपको नीचे दी हुई है, वहाँ भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।